हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर, जिसमें हम MPPSC 2020 प्री की यूनिट 10 यानी कि विभिन्न आयोग सीरीज का 5th लेक्चर, जिसका नाम है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि केक के बारे में पढ़ेंगे। इस लेक्चर में हम केक का अर्थ, उसकी परिचय, कार्य, शक्तियाँ, तथ्य व संबंधित अनुच्छेद पढ़ेंगे। तो बिना किसी टाइम वेस्ट करे हुए चलिए शुरू करते हैं। केक, जिसे हिंदी में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कहा जाता है, इस पद का गठन 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू होने के साथ ही इसकी नींव रखी गई थी, जो कि वर्तमान स्वरूप में प्रचलित है। लेकिन जो पहला केक का पद बनाया गया था वो आज़ादी के पूर्व 1858 में बनाया गया था, ब्रिटिश शासन के अंतर्गत। नियंत्रक व महालेखा परीक्षक का अर्थ क्या है? नियंत्रक का अर्थ है जो विभिन्न विभागों के बीच भ्रष्टाचार ना होने दे व खर्चे कम कर दे। वैसे नियंत्रक का अर्थ है जो रोकता है। तो यहाँ पर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के परिप्रेक्ष्य में नियंत्रक का अर्थ है जो भ्रष्टाचार को रोक दे व खर्चे कम करे। इसी के साथ महालेखा परीक्षक का अर्थ होता है लेखा परीक्षक करना या मूल्यांकन करना। जो भारत सरकार व राज्य सरकार के विभिन्न जो विभाग होते हैं, उनके जितने भी खर्चे होते हैं, जो उनके ऑडिट होते हैं, उन सभी की जांच करना व उनका मूल्यांकन करना नियंत्रक व महालेखा परीक्षक का मुख्य कार्य है। क्या केग या नियंत्रक व महालेखा परीक्षक का पद एक संवैधानिक पद है? तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का पद एक संवैधानिक पद है, क्योंकि भारत के संविधान में अनुच्छेद 148 नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के स्वतंत्र पद की व्यवस्था की गई है, जिसमें संक्षेप में महालेखा परीक्षक कहा गया है। अब मैं पूरे इस वीडियो लेक्चर में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नहीं बोलूँगा, सिर्फ केक बोलूँगा। तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक बार बार बोलना, ये बोलने में व्यवधान आता है इससे, इसलिए मैं इसे केक के रूप में संबोधित करूँगा। केक का इतिहास। भारत में महालेखाकार का कार्यालय 1858 में, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, भारत में जब इसका परिचय करवाया गया था तो 1757 की क्रांति के बाद जब ब्रिटिश शासन ने ईस्ट इंडिया कंपनी से शासन अपने हाथ में ले लिया था, ब्रिटिश संसद ने या क्राउन ने, तब भारत में महालेखाकार का कार्यालय स्थापित किया गया था। ठीक है, तो इसके अंतर्गत बनने वाले प्रथम महालेखाकार का नाम सर एडवन ड्रमंड था। 1866 में इस पद का नाम बदलकर नियंत्रक महालेखा परीक्षक कर दिया गया और वर्ष 1884 में इसे भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के रूप में फिर से नामित किया गया। भारत सरकार अधिनियम 1919, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी कहा जाता है, उसके अंतर्गत महालेखा परीक्षक को सरकारी नियंत्रण से मुक्त कर दिया गया, क्योंकि इस पद को वैधानिक दर्जा दिया गया था। सरकारी नियंत्रण से मुक्त हो गया मतलब वो अपना कार्य स्वतंत्र रूप से कर सकता है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि किस अधिनियम के तहत केक के पद को सरकारी नियंत्रण से मुक्त कर दिया गया। अभी तक जितने मैंने पॉइंट बताए हैं उनमें ये सबसे IMP है। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रांतीय लेखा परीक्षकों के लिए प्रावधान किया गया। यदि ये क्वेश्चन आता है कि प्रांतों के लिए जो केक का प्रावधान है वो सबसे पहले कहाँ किया गया, हमारे संविधान में तो है ही, लेकिन सबसे पहले 1935 के भारत शासन अधिनियम में इसका प्रावधान किया गया था। 26 जनवरी 1950 को भारत के संविधान के द्वारा अनुच्छेद 148 में वर्णित भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद को पुनः स्थापित किया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1968 में लेखा बोर्ड, ये आज़ादी के बाद की बात कर रहे हैं हम, तो 1968 में लेखा बोर्ड की स्थापना हुई, जिसमें केक की सहायता के लिए एक अध्यक्ष व 3 सदस्य नियुक्ति किए गए। यह सारे अध्यक्ष व सदस्य केक के द्वारा ही नियुक्त किए जाते हैं। आप सभी को यहाँ पे ध्यान देना है, हमने अभी तक 4 आयोग पढ़े हैं, जिसमें संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, भारत निर्वाचन आयोग व राज्य निर्वाचन आयोग, ये चारों हमने आयोग पढ़े हैं। ये चारों आयोग थे, लेकिन जो केग है, केग कोई आयोग नहीं है, केग एक पद का नाम है, तो ये हमें ध्यान रखना है। तो केग में सदस्य संख्या नहीं रहेगी, केग कोई आयोग नहीं है, केग एक पद का नाम है। लेकिन केग की हेल्प करने के लिए 1968 में लेखा बोर्ड की स्थापना हुई,
जिसमें केक स्वयं अपनी सहायता के लिए एक अध्यक्ष व 3 सदस्यों को नियुक्त करता है। 1971 या 1971 में केक नियंत्रक और महालेखा परीक्षक अधिनियम 1971 आया, जिसमें केक की सेवा शर्तों को विस्तार से बताया गया है। यहाँ पर आप देखिएगा कि केक के कर्तव्य, शक्तियाँ और सेवा की शर्तें जो है ये संविधान में नहीं दी गई है। इसलिए 1971 में केक नियंत्रक और महालेखा परीक्षक अधिनियम लाया गया। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि केक की शक्तियाँ और सेवा की शर्तें कहाँ लिखी गई है, संविधान में या संविधान के बाहर। तो ये संविधान के बाहर लिखी गई है। 1971 में यह अधिनियम लाया गया था। सामान्य परिचय देख लेते हैं हम। गठन सर्वप्रथम हुआ था केक के पद का गठन 1858 में। वर्तमान स्वरूप में केक के पद का गठन 26 जनवरी 1950 को हमारे भारत के महान संविधान के लागू होने के साथ में ही हुआ। प्रकृति संवैधानिक निकाय है क्योंकि अनुच्छेद 148 में केक के पद का सृजन किया गया है व 148 से 151 तक इसके विभिन्न अनुच्छेद दिए गए हैं। कार्य भारत सरकार के विभिन्न विभागों का लेखा परीक्षण या फिर मूल्यांकन। सदस्य संख्या, जैसा मैंने आपको बताया, केक कोई आयोग नहीं है, केक एक पद का नाम है, तो सदस्य संख्या एक ही रहेगी। लेकिन केक की सहायता के लिए कुछ लोगों को नियुक्त कर सकता है। जिन लोगों को नियुक्त कर सकता है उसमें एक अध्यक्ष व 3 सदस्य नियुक्त किए जाते हैं। और लेखा बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 1968 में। ये क्वेश्चन आ सकता है। अध्यक्ष देख लेते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट। तो प्रथम अध्यक्ष जो थे एडवर्ड ड्रमंड, जो कि 1858 में जब इस पद का निर्माण हुआ था, उसके बाद जो पहले नियुक्त हुए थे केक भारत में, वो एडवर्ड ड्रमंड एक ब्रिटिशर्स थे। प्रथम भारतीय वी नरहरि राव 1948 में ये नियुक्त हुए थे। वर्तमान में गिरीश चंद्र मुर्मू जो हैं हमारे 14th केक है। गिरीश चंद्र मुर्मू के पूर्व कौन से केक थे? राजीव महर्षि। बहुत से लोग आज भी राजीव महर्षि बोलते हैं, तो राजीव महर्षि नहीं है, गिरीश चंद्र मुर्मू 8 अगस्त 2020 से भारत के केक बन चुके हैं। और ये आपके लिए खुशी की बात है कि अब तक कोई महिला केक नहीं बनी है, तो आपको अलग से महिला केक याद नहीं करनी है। आगे देखते हैं। ये मैंने सारे जितने भी केक हुए हैं अब तक 14, उसकी लिस्ट ये विकिपीडिया से मैंने ली थी, तो ये आपकी सुविधा के लिए मैंने यहाँ पे डाल दी है। संबंधी अनुच्छेद देख लेते हैं। तो अनुच्छेद 148 यहाँ से केक शुरू होता है। तो अनुच्छेद 148 केक की नियुक्ति, शपथ और सेवा की शर्तें जो है अनुच्छेद 148 में दी हुई है। अनुच्छेद 149 केक की कार्य व शक्तियाँ जो है वो अनुच्छेद 149 में दी गई है। अनुच्छेद 150 संघ के और राज्यों के लेखाओं का प्रारूप 150 में दिया गया है। वहीं अनुच्छेद 151 लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, या जिसे रिपोर्ट इंग्लिश में अगर बोले तो ज़्यादा इजी हो जाता है, रिपोर्ट जो है वो अनुच्छेद 151 में है। यहाँ पर ये जो चारों अनुच्छेद है यहाँ मैंने ब्रीफ में ही दिए हैं। अगर मैं इनकी डिटेल में जाऊँगा तो ये काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो अगर सारे आयोग होने के बाद अगर हमें वक्त मिला तो इनकी डिटेल में भी हम चले जाएंगे। आप लिखिएगा, अगर आपको डिटेल में ये सारे अनुच्छेद चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं उस पर अलग से वीडियो बना दूंगा। विशेष, केक का वेतन कार्यालय व त्याग पर संविधान में नहीं दिया गया है, जैसा कि मैंने आपको बताया ही है। इसके लिए अनुच्छेद 148(3) के द्वारा महालेखा परीक्षक अधिनियम 1971 संसद के द्वारा पारित किया गया है। महालेखा परीक्षक अधिनियम 1971 की धारा 3 के अनुसार केक का वेतन जो है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समान नहीं बोला है। मुख्य न्यायाधीश का वेतन 2,80,000 होता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होगा, जो वर्तमान में 2.5 लाख रुपये है। तथा धारा 4 के अनुसार कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक रहेगा। तो 6 वर्ष आपको याद रखना है और 65 वर्ष इसका कार्यकाल है। केक अपना त्यागपत्र किसको देगा? तो वो राष्ट्रपति को देगा। सेवानिवृत्ति के बाद केक भारत सरकार व राज्य सरकार के अधीन कोई पद धारण ही नहीं कर सकेगा। इसके पहले अगर हमने देखा तो जो संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य है तो वो जाके अध्यक्ष बन सकते थे। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य है तो अध्यक्ष बन सकते थे। किसी अन्य राज्य के राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष बन सकते थे, यूपीएससी के सदस्य बन सकते थे। लेकिन जो केक है
वो एक बार अपना पद पूर्ण कर ले उसके बाद भारत सरकार के अधीन कोई पद धारण नहीं कर सकेगा। केग प्रशासन के सामान्य नियम राष्ट्रपति के द्वारा बनाए जाएंगे। यहाँ पर एक चीज़ आपको देखनी होगी कि केग प्रशासन के सामान्य नियम यानी कि उसके ऑफिस में कार्य करने के रोज़मर्रा के जो नियम है वो राष्ट्रपति की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा बनाए जाएंगे, केग की सलाह पर। तो सामान्य नियम राष्ट्रपति के द्वारा, वहीं जो विशिष्ट नियम है वो संसद के द्वारा बनाए जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। केग का वेतन और भत्ते भारत की संचित निधि पर भारित होता है। भारत की संचित निधि जो कि लगातार 3 लेक्चर से हम पढ़ते जा रहे हैं, तो भारत की संचित निधि अनुच्छेद 266 में है, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। वहीं से केग का वेतन और भत्ते निर्धारित किए जाते हैं या लिए जाते हैं। केग राज्य व केंद्र दोनों के लिए अकाउंट ऑडिट या मूल्यांकन करता है। तो केग ऐसा नहीं है कि राज्यों के लिए अलग होगा, राज्यों के लिए अलग से केग नहीं होता है। जो भारत सरकार का या केंद्र सरकार का केग होता है वही राज्यों का भी केग होता है। वो राज्यों के लिए अकाउंट ऑडिट या मूल्यांकन कर सकता है या करता ही है। ठीक है, तो अगर कहीं से पर कार्य पूछा जाए तो उसमें अगर केंद्र और राज्य दोनों दिए हैं तो दोनों लगाने हम, ये उसका कार्य है। इसके अलावा अनुरोध किए जाने पर केग स्थानीय निकाय के लिए भी ऑडिट या मूल्यांकन कर सकता है। स्थानीय निकाय यानी कि राज्य सरकार से भी नीचे के जो निकाय हैं, नगरीय निकाय, इनके लिए भी ऑडिट केग कर सकता है, ये अनुरोध किए जाने पर। ये उसका कार्य है नहीं, लेकिन अनुरोध किए जाने पर वो अपनी मदद दे सकता है। केग अपनी रिपोर्ट जो है केंद्र में प्रतिवर्ष देता है, तो केंद्र में वो राष्ट्रपति को देता है जो कि उसे संसद के धरातल पर रखता है और संसद उसका अंतिम निर्णय करती है। तो यहाँ पर आप याद रखिएगा कि केग की रिपोर्ट का अंतिम निर्णय केंद्र में संसद करती है। इसी प्रकार राज्य में अपनी रिपोर्ट जो वर्ष भर का मूल्यांकन होता है उसकी रिपोर्ट होती है वो राज्यपाल को देता है और राज्य विधायिका उस पर अंतिम निर्णय देती है। तो केंद्र में अंतिम निर्णय दे रही है संसद और राज्य में दे रही है राज्य विधायिका या विधान मंडल। गिरीश चंद्र मुर्मू जो हमारे वर्तमान केग है वह आदिवासी समुदाय से आने वाले प्रथम केग हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं था, ये पॉइंट कोई ऐसा ज़रूरी नहीं था कि आपको बताना ही है, पर ये मुझे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगा। आपकी थोड़ी इसमें रुचि रहेगी कि गिरीश चंद्र मुर्मू जो वर्तमान में केग है वो आदिवासी समुदाय से आने वाले प्रथम केग हैं। तो इससे शायद आपको याद हो जाए। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पढ़ाई को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ये पॉइंट डाला है। वे उड़ीसा के मयूरभंज जिले से संबंधित है। ये यहाँ पे स्लाइड है, जब मैंने रिसर्च कर रहा था तब ये पेपर कटिंग ये स्लाइड दिखी थी मुझे, तो मैंने ये पेपर कटिंग यहाँ पर डाल दी। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो केग द्वारा दी गई रिपोर्ट पर कार्रवाई करने की अंतिम जिम्मेदारी किसकी होती है? जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि केग द्वारा दी गई रिपोर्ट पर कार्रवाई करने की जिम्मेदारी किसकी होती है, तो राष्ट्रपति, संसद, प्रधानमंत्री या वित्त मंत्रालय। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि अंतिम जिम्मेदारी किसकी होती है ना। आपको पहले की नहीं, सबसे अंतिम जिम्मेदारी यानी अंतिम समय में उस पर मतदान कौन करता है, तो इसका जवाब है संसद। यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि केंद्र जो है राज्य में तो अपनी जो रिपोर्ट है राज्यपाल को देता है और राज्य विधायिका उस पर मतदान करती है या निर्णय लेती है। इसी प्रकार जब वो केंद्र में अपनी रिपोर्ट देता है तो केंद्र में केग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है और राष्ट्रपति उसे संसद के धरातल पर रखते हैं और संसद उस पर अंतिम निर्णय लेती है। केग का कार्यकाल कितना होता है? जैसा ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, अगर याद हो तो, और नहीं हो तो बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है। तो केग का कार्यकाल 5 वर्ष 65 वर्ष आयु, 5 वर्ष 70 वर्ष आयु, 6 वर्ष 65 वर्ष आयु या 6 वर्ष 70 वर्ष आयु। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसको पॉज करके आप अपना जो जवाब है वो कमेंट में लिखें। मैं इसका जवाब आगे बता रहा हूँ। तो इसका आंसर है सी, 6 वर्ष या 65 वर्ष आयु। केग का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है या फिर 65 वर्ष आयु तक होता है, जो भी पहले हो। ये क्वेश्चन है, इसका जवाब आपको देना है। ये क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में नहीं पढ़ाया है, ये क्वेश्चन आप ही के लिए है। तो अपनी किताबों में या फिर इंटरनेट पर आप देखिए, सर्च कीजिए और इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए, तो आपका भी थोड़ा इंटरेस्ट बना रहेगा इस प्रकार के प्रश्न में।
तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर कौन सी समिति कार्य करती है। यानी कि जब केग अपनी रिपोर्ट केंद्र में राष्ट्रपति को देता है और राष्ट्रपति जब उसे संसद में रखती है तो उस पर कार्य कौन करता है, मतलब उसको पढ़ता कौन है, उसकी सारी जो डिटेल है वो कौन सी समिति जो है संसद के सामने रखती है। तो इसमें 4 समिति है, इनमें से आपको वो समिति बतानी है जो प्रतिवेदन के आधार पर कार्य करती है। ए है सरकारी उपक्रम समिति, बी है प्राक्कलन समिति, तीसरी है लोक लेखा समिति, या चौथी है विशेष अधिकार समिति। तो इसका जवाब आप कमेंट में दीजिए, थोड़ा ढूंढ के आइए, थोड़ा पढ़ के आइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो या फिर मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है मयूर77। आप इस पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए, आपकी कमेंट का हमें इंतज़ार रहेगा। और अगर वीडियो में कोई मिस्टेक भी हुई है तो आप मुझसे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।